दोस्तों, वैसे तो विशाल नीले समुद्र के बहुत सारे किस्से हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन भूतिया जहाजों की भयानक कहानियां सबसे डरावनी हैं। इन रहस्यमय जहाजों के क्रू मेंबर्स अचानक से गायब हो जाते हैं और खाली जहाजों को सालों तक समुद्र की लहरों पर तैरने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये डरावनी कहानियां मनगढ़ंत हैं, लेकिन दुनिया भर में तैर रहे इन बिना ड्राइवर के जहाजों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कहानियों के लॉजिक को मानने से इनकार करते हैं। तो आइए दुनिया के कुछ सबसे फेमस और मिस्टीरियस रियल लाइफ भूतिया जहाजों पर एक नजर डालते हैं। द म्यांमार घोस्ट शिप 2018 में म्यांमार के दक्षिणी किनारे पर कोहरे के बीच से एक बड़े और डरावने ढांचे को तैरते हुए देखा गया था। साम रुतलाम्बी PB 1600 नाम के उस बड़े फ्रेटर शिप ने कोस्टल गार्ड्स की किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। पास के एक सैंड बार पर टकराने से पहले ये एक हफ्ते के लिए कोस्ट लाइन के काफी करीब आ गया था। जब अंत में यह अचानक रुक गया तो टीम के कुछ लोग हिचकिचाते हुए उस अजीबोगरीब जहाज के अंदर गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। अधिकारी इस बात से हैरान थे कि इतना बड़ा जहाज बिना क्रू मेंबर्स और बिना कार्गो के म्यांमार के समुद्र में कैसे घुस सकता है। अधिकारियों ने जहाज की लास्ट लोकेशन के लिए जहाज के रजिस्टर और रिकॉर्ड को देखना शुरू किया। जब एक चौंका देने वाली बात पर उनकी नजर पड़ी। जहाज को म्यांमार में खोजे जाने से लगभग एक दशक पहले 2009 में ताइवान के तट पर उसे आखिरी बार देखा गया था। इस बात ने इसके लगातार बढ़ते रहस्य और एक उलझाने वाली परत जोड़ दी। क्या ये जहाज वास्तव में 9 साल तक पूरे साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन में बिना रुके चलता रहा? अगर ऐसा था तो ये एशिया के उस दूसरे हिस्से में कैसे पहुंच गया जिसका एक बार भी पता नहीं चल पाया? 580 फीट से भी ज्यादा लंबा होने के कारण इसका किसी की भी नजरों से चूक जाना नामुमकिन था। म्यांमार के अधिकारी तब और ज्यादा परेशान हो गए जब कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने समुद्र तट से 50 मील दूर एक टग बोट को देखा। चालक दल से पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि टग बोट उस जहाज को बांग्लादेश में एक स्क्रैप यार्ड में डिसमेंटल करने के लिए ले जा रहा था। खराब मौसम के कारण टग को कार्गो शिप से जोड़ने वाली केबल टूट गई, जिससे चालक दल को उस पुराने जहाज को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि ये जहाज बिना चालक दल या कार्गो के वहां कैसे पहुंचा। अधिकारियों को आज भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि ये पिछले 9 सालों से कहां गायब था। दोस्तों, ये डरावनी जांच आज भी जारी है। द रुओन मुरू। जब 2011 की भयानक सुनामी ने जापान के समुद्र में तबाही मचाई थी तो कम से कम 22 जहाजों के डूबने, बर्बाद होने या भयंकर बड़ी लहरों के कारण खो जाने की खबर मिली थी। पर एक चीज ऐसी भी थी जो समुद्र के पानी में भागने में कामयाब रही। 164 फीट के मछली पकड़ने वाले जहाज द रुओन मुरू को समुद्र में डूबना मंजूर नहीं था। बस बात यह थी कि इस जहाज पर कोई नहीं था। सुनामी की उथल पुथल के कारण ये मान लिया गया था कि बाकी के जहाजों की तरह ये भी डूब गया है, इसलिए किसी ने इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये खाली जहाज 1 साल से भी ज्यादा समय से समुद्र के पार यूं ही तैर रहा था जब उसे अचानक अलास्का के तट पर देखा गया। यह अमेरिका और कनाडा की सीमाओं के दक्षिण पश्चिम में 180 मील की दूरी पर तैर रहा था। इस कंडीशन को चेक करने के बाद कोस्ट गार्ड्स ने फैसला किया कि इसे बचाया जा सकता है, लेकिन इतने लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण इस पुराने जहाज को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। उसका फ्यूल टैंक बुरी तरह से टूट गया था और उसे पंप नहीं किया जा सकता था, जिसका मतलब था कि इसे वापस जमीन पर नहीं लाया जा सकता था। डर ये था कि ये उस एरिया में नेविगेट करने वाले दूसरे जहाजों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इस जहाज को वहीं डुबाने का फैसला ले लिया गया जहां वो तैर रहा था। ऑटो कैनन का इस्तेमाल करते हुए कोस्ट गार्ड्स ने उस छोटे से जहाज पर गोलाबारी की और जहाज में बचे हुए फ्यूल के कारण उसमें आग लग गई। धुएं और समुद्र के तमाशे से घिरा लहरों के नीचे जहाज धीरे धीरे तब तक डूबता रहा जब तक कि वो समुद्र के तल तक नहीं पहुंच गया। द शिनसेंग। द शिनसेंग एक रियल लाइफ भूतिया जहाज था जिसे 2006 में क्वींसलैंड के ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर तैरते हुए देखा गया था। थोड़ी खोजबीन करने पर इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि ये सिर्फ जहाज का चालक दल ही नहीं था जो गायब था, बल्कि उस जहाज की कोई खास पहचान भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसका कोई नाम भी नहीं था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि ये गुमनाम जहाज 262 फीट का एक टैंकर था जो बहुत लंबे समय से समुद्र में था। जहाज के हर इंच को खंगोलने के बाद टीम के सदस्यों को कई दस्तावेज मिले, जिससे पता चलता है कि जहाज का नाम शिनसेंग था। जहाज के पोर्ट ऑफ ओरिजिन को जाने बिना वो ये नहीं बता सकते थे कि वो कहां से आया था। परेशानी तब और बढ़ गई जब उसके डेक के नीचे बहुत सारा चावल छुपा हुआ पाया गया। ह्यूमन एक्टिविटी का कोई सबूत न होने की वजह से ये दावा नहीं किया जा सकता था कि इस जहाज का इस्तेमाल स्मगलिंग जैसे लीगल काम के लिए किया गया था।
शायद इसका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर मछली पकड़ने वाली बोट्स की सप्लाई के लिए किया गया था, जो उसके किनारे से 230 मील से भी ज्यादा फैला हुआ है। इन्वेस्टिगेटर सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंच सकते थे कि इसे बहुत पहले छोड़ दिया गया था। दोस्तों, बिल्कुल एक रियल लाइफ भूत की कहानी की तरह कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि ये कहां से आया था। द बेल एमिका सार्डिनिया आइलैंड पर पुंटा वोल्पे का किनारा रईस जादों की मौज मस्ती की एक जगह होने के लिए जाना जाता है। साल 2006 में इन चमकीले सफेद समुद्र के किनारों और शानदार नीले समुद्रों पर एक बिन बुलाया मेहमान आ गया था। $6 लाख का एक क्लासिक लग्जरी ट्विन गैंट्री क्रूजिंग जहाज बिना कैप्टन के समुद्र के किनारे खतरनाक रूप से तैरता हुआ दिखाई दिया। ये आइलैंड के पथरीले किनारे से टकराने ही वाला था, लेकिन समय रहते कोस्ट गार्ड्स ने इस पर चढ़कर टो रोप से इसे जोड़ दिया और वापस ले गए। उन्होंने बोट पर जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। मेडिटेरेनियन सी के नक्शे, कपड़ों के ढेर और जहाज के चारों तरफ आधा खाया हुआ खाना बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर लगता था कि कोई हाल ही में वहां गया था। कहानी को और उलझाने के लिए जहाज के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की मेमोरी मिटा दी गई थी। इस चौंकाने वाली खोज के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने सुराग ढूंढने के लिए जहाज की छानबीन की। पूरी तरह से तलाशी लेने के बावजूद उन्हें जहाज की पहचान करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिला। बेल एमिका लिखी हुई एक लकड़ी की प्लेट रहस्यमय तरीके से तकियों के ढेर के नीचे छिपी हुई थी। हालांकि जब उन्होंने शिपिंग रजिस्ट्रीज के साथ उस नाम की जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि उस नाम वाली किसी भी जहाज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसे छोड़े जाने को लेकर कई सवाल पैदा हो गए। क्या इसका मालिक पानी में गिर गया था? क्या इसे अवैध तस्करी में इस्तेमाल किया गया था और छोड़ दिया गया था? इसके मालिक के सामने न आने तक अधिकारी बहुत हैरान थे। लग्जमबर्ग के रहने वाले फ्रैंक रॉयक्स ने दावा किया कि उन्हें अपने जहाज को छोड़कर जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा था, जिससे कुछ दिनों के लिए उसे आइलैंड के किनारे पर बांध दिया गया था। उनके इस बात ने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। उसे रजिस्टर क्यों नहीं किया गया था? नेम प्लेट क्यों छुपाई गई थी? और उसकी सैटेलाइट मेमोरी को क्यों डिलीट किया गया था? अफसोस की बात है कि रॉयक्स ने कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दिया, जिससे लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ऐसा क्या था कि उन्हें शिप को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये टैक्स चोरी का मामला था? क्या उनकी कोई सीक्रेट फैमिली थी या उनका किसी सेलर से अफेयर चल रहा था? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लेक सुपीरियर का भूतिया जहाज। जब वीडियोग्राफर जेसन एस्लिन 2016 में मिशिगन के लेक सुपीरियर के किनारे पर एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करने गए तो वो एक खूबसूरत बैकग्राउंड की उम्मीद कर रहे थे, और जितनी उन्हें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा उनको मिला। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के तूफानी समुद्र पर टिमटिमाता हुआ एक बड़ा जहाज के आकार का भूत उन्हें दिखाई दिया। जेसन ने इस अजीबोगरीब घटना को कैमरा में कैद कर लिया, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक शानदार सीन था, लेकिन इस एरिया में भूतिया जहाज का देखा जाना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस झील में 6000 से ज्यादा जहाजों के मलबे दबे हुए हैं, जिनमें से 200 व्हाइट फिश पॉइंट से दूर लेक सुपीरियर से 80 मील की दूरी पर थे, जो उस जगह से बहुत दूर नहीं थी जहां से एस्लिन वीडियो बना रहे थे। हालांकि ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये एक पानी वाला भूत है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वो चमचमाती इमेज शायद उस ग्रेनाइट आइलैंड लाइट हाउस की है, जो उस किनारे से लगभग 12 मील दूर है जहां से एस्लिन वीडियो बना रहे थे। हालांकि इसका बड़ा दिखने का कारण हमारे दिमाग के इसे देखने के तरीके पर डिपेंड करता है, वैसे ही जैसे आसमान में होने पर सूरज और चांद बड़े दिखाई देते हैं, इस सच के बावजूद कि वो हमारे करीब नहीं है। और यही ट्रिक इस वीडियो ने हमारी आंखों पर इस्तेमाल की है। इसने एक छोटी सी फोटो खींची है जो अपनी दूरी के कारण बहुत बड़ी लगती है। हालांकि ये एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक आउटर स्पेस इवेंट है, जैसे कि एक घोस्ट शिप, एक यूएफओ या यहाँ तक कि पानी पर चलने वाले जीसस क्राइस्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। द फाटा मोर्गाना। लेकिन जेसन एस्लिन अकेले ऐसे आदमी नहीं हैं जिन्होंने इस तरह के किसी मिस्टीरियस इल्यूजन को कैमरा में कैद किया है। दुनिया भर में मौजूद लहरों के ऊपर तैरते जहाजों और अजीब से शेप वाले जहाजों की तस्वीरों और वीडियो ने अफवाहों को हवा दी है कि रियल लाइफ घोस्ट शिप्स हमारे समुद्र में उत्पात मचाते रहते हैं। फाटा मोर्गाना नाम से जाने जाने वाली एक चीज की वजह से हमें पता चलता है कि ये अजीब जहाज हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो तब होता है जब एटमॉस्फेरिक और विजुअल कंडीशंस एकदम परफेक्ट होती हैं। सबसे पहले कोल्ड एयर मास को एटमॉस्फेयर में पानी के पास एक गर्म हवा की परत से ऊपर होना चाहिए। फिर देखने के दौरान लाइट रेज इन गर्म और ठंडी परतों के बीच की डक्ट से होकर गुजरती है, जिससे लाइट को अपना शेप और एंगल बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन झुकी हुई लाइट एक कंप्लीट इल्यूजन कैसे पैदा कर सकती है? ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग हमारे सामने इमेज को कैसे प्रोसेस करता है।
जब लाइट हमारी आंखों से टकराती है तो हमारा दिमाग ये मान लेता है कि लाइट एक सीधी लाइन में आ चुकी है। फाटा मोर्गाना के मामले में ठंडी हवा के जरिए लाइट नीचे की ओर झुकती है, लेकिन हमारा दिमाग चीजों को उस जगह रख देता है जहां वो सीधे रास्ते से होकर हम तक पहुंचती है, जिसका मतलब है कि वो हमें ज्यादा ऊंची दिखाई देती है। इसके बावजूद भूतों की कहानियां जिनमें तैरते हुए टैंकर या अजीब तरह के टेढ़े मेढ़े जहाज होते हैं हमेशा ही खौफनाक लगती हैं। द एमवी रीना। दोस्तों, वैसे तो कई भूतिया जहाज समुद्र में तैरते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मलबे के रूप में किनारों पर आ जाते हैं और परेशानी का कारण बनते हैं। हैरानी की बात यह है कि 2011 में एमवी रीना शिप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। न्यूजीलैंड पोर्ट पर जल्दी पहुंचने के लिए 774 फीट के इस कंटेनर जहाज के क्रू मेंबर्स ने अपनी डेडलाइन को पूरा करने के लिए एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। बेसिक नेविगेशन प्रैक्टिसेस को नजरअंदाज करते हुए वो अपने रास्ते से भटक गए और फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए गलती से एस्ट्रोलैब रीफ से टकरा गए। न्यूजीलैंड के पास उस वक्त जहाज तक पहुंचने के लिए कोई टूल्स मौजूद नहीं थे, लेकिन सबसे बुरा होना अभी बाकी था। जहाज से लगभग 1900 टन फ्यूल ऑयल निकलकर समुद्र में फैलने लगा। इसके डूबने के सिर्फ 4 दिन बाद इससे निकलने वाले काले तेल की लगभग 3.1 मील लंबी लहर से न्यूजीलैंड के समुद्री जानवरों का दम घुटने लगा और वो डूबने लगे। इसे देश के इतिहास में सबसे भयंकर समुद्री आपदा घोषित कर दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन एमवी रीना से होने वाली मुश्किलें अभी बाकी थीं। लहरों के दबाव ने जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ना शुरू कर दिया था, जिससे उसके लगभग 90 बड़े स्टील के कंटेनर पानी में गिर गए। जहाज के 2 टुकड़े होते ही उसके चारों तरफ लहरें अचानक भूतिया नीले रंग में बदल गईं, जैसे कि ये कोई भयानक अपशगुन था। भाई, ये कोई अपशगुन नहीं था, ये जहाज के माल से टूट कर निकला हुआ मिल्क पाउडर था जो समुद्र में घुल गया था। 2012 की शुरुआत में जहाज का अगला और पिछला हिस्सा जब पूरी तरह से टूट गया तो वो धीरे धीरे पानी के नीचे उतर गया। समुद्र में हमेशा के लिए खो जाने से पहले अधिकारियों ने जितना हो सका उतना जहाज की बची कुची चीजों को बचाने की कोशिश की। साथ ही 24,000 टन से ज्यादा मलबा भी समुद्र के नीचे से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के अधिकारी चाहते थे कि इस तबाही के सभी निशान इसके समुद्रों से निकाल लिए जाएं, लेकिन समुद्र के तल पर अभी भी जहाज के बड़े टुकड़े बिखरे हुए हैं। ये लगभग असंभव है कि वो कभी भी इसकी भयानक यादों से छुटकारा पा सकेंगे। द एसएस अमेरिकन स्टार। दोस्तों, समुद्र के बीच तैरते देखे गए ज्यादातर जहाज फ्रेटर या कार्गो शिप्स थे, लेकिन एसएस अमेरिकन स्टार की बात ही कुछ और थी। 1940 के दशक में उसे एक समुद्री जहाज के रूप में डिजाइन किया गया था और अपने 54 साल के करियर में वो एसएस अमेरिका, एसएस इटैलिस और यूएसएस वेस्ट पॉइंट सहित 7 अलग अलग नामों से जाना गया। 1940 के दशक की उसकी शोहरत को बहाल करने और फुकेत के तट पर एक बड़े 5 स्टार होटल के रूप में रिस्टोर करने की प्लानिंग के साथ 1993 में उसे एक थाई कंपनी को भेज दिया गया था। लेकिन ट्रेजेडी तब शुरू हुई जब एसएस अमेरिकन स्टार ने ग्रीस में अपने पोर्ट से थाईलैंड में अपने नए घर तक की 100 दिन की यात्रा शुरू की। अटलांटिक में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लग गईं। लहरों द्वारा इधर उधर उछाले जाने पर उस बड़े से जहाज की रस्सियां टूट गईं। उन्हें फिर से न जोड़ पाने के कारण जहाज फुएर्टेवेंटुरा आइलैंड के किनारे पर डूब गया। जहाज एक ऐसे एंगल पर टकरा गया जहां से उसे बचा पाना पॉसिबल नहीं था। लहरों की लगातार मार ने 48 घंटों में उस पुराने जहाज को 2 हिस्सों में बांट दिया था। फंसे और लावारिस छोड़े गए जहाज का सख्त हिस्सा 1 साल से भी कम समय में लहरों के नीचे डूब गया। जहाज का अगला हिस्सा तब तक वहां रहा जब तक कि वो धीरे धीरे समुद्र के आगे झुक नहीं गया और आखिर में 2010 में लहरों के नीचे वो गायब हो गया। हालांकि जहाज अब नहीं है, लेकिन उसके क्लासिक और दुखद इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। द मैरी सेलेस्ट। मैरी सेलेस्ट की कहानी इतनी रोमांचक है कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी अपनी मां को याद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ब्रिगेंटीन जहाज 1872 में अजोरेस के तट से 400 मील दूर तैरते हुए देखा गया था। क्रू मेंबर्स का पर्सनल सामान अभी भी उनके क्वार्टर में था और 6 महीने के खाने और पानी की सप्लाई के साथ साथ 1701 बैरल इंडस्ट्रियल एल्कोहल का उनका ज्यादातर माल जैसा का तैसा रखा हुआ था, पर उसे इस्तेमाल करने के लिए एक भी बंदा वहां नहीं था। जहाज की एकमात्र लाइफ बोट गायब थी, जो शायद जहाज के 10 क्रू मेंबर्स को खुले समुद्र में ले जा रही थी, जिसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रेक्स की पत्नी और छोटी बेटी भी शामिल थी। दुख की बात यह है कि उन्हें फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। इस रहस्यमय घटना ने समुद्री इतिहास की सबसे मजबूत भूतों की कहानी में से एक को जन्म दिया। रिसर्चर्स आज भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में चालक दल ने जहाज को क्यों छोड़ दिया था। एक थ्योरी तो यह है कि समुद्री लुटेरों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया होगा। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जहाज का सारा माल अभी भी अपनी जगह पर था
हो सकता है कि इतनी ज्यादा शराब होने पर नशे में धुत होकर टीम ने झगड़ा करना शुरू कर दिया हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जहाज को क्यों छोड़ देते और एक छोटी लाइफ बोट पर अपनी जान जोखिम में क्यों डालते? दोस्तों, मेरी पर्सनल फेवरेट थ्योरी है जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने ये कहा कि क्रू मेंबर्स का एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था। शायद एलियन सेलर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाए होंगे। हालांकि एक और थ्योरी है जो इतनी अजीब नहीं लगती और जिसका सीधा वास्ता जहाज की कंडीशन से है। जब पहली बार इसका पता लगा था तब तक कार्गो होल्ड 3.5 फीट समुद्र के पानी में डूबा हुआ था और बाकी जहाज पूरी तरह से डूब चुका था। एक रेस्क्यू बोट छोड़े गए जहाज को जिब्राल्टर तक खींचकर ले जाने में सक्षम थी, जिससे ये बात साबित होती है कि जहाज तैर सकता था। गायब होने से पहले क्रू मेंबर्स ने जहाज के पंप्स में से एक को डेक पर अलग कर दिया था। ऐसा लगता है कि जहाज में पहले कुछ मरम्मत की गई थी जिसने पंप्स को आरी और कोयले की धूल से भर दिया था, लेकिन पंप के बिना कैप्टन ब्रिक्स को ये नहीं पता चल पाता कि जहाज असल में कितना पानी ले रहा था। अपनी पत्नी और बच्चे की जिंदगी को खतरे में देखते हुए और बिना ये बताए कि जहाज डूबेगा या नहीं, ये संभव है कि कैप्टन ब्रिक्स ने पहले से ही जहाज को छोड़ने का आदेश दे दिया हो। अफसोस की बात यह है कि इन अनलकी क्रू के साथ क्या हुआ था ये दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन इसके रहस्य की शोहरत भूत की कहानियों में हमेशा के लिए रहेगी। द एमवी ऑल्टा। फरवरी 2020 में जब तूफान डेनिस ने आयरिश के तट को तबाह कर दिया था तो काउंटी कॉर्क के कोस्टल रेसिडेंट्स उस समय और दंग रह गए जब एक बड़ा कार्गो शिप उनके किनारों पर बहकर आ गया। 250 फीट के इस जहाज में कोई भी क्रू मेंबर नहीं था। उसमें जंग लगा हुआ था और इस तरह के भयानक तूफान में भी ये तैरने में कामयाब रहा था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जंग लगे ढांचे के चारों तरफ टटोला तो उन्हें किसी के भी वहां रहने के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन उन्हें उस रहस्यमय जहाज का नाम पता चल गया जो एमवी ऑल्टा था। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए क्योंकि एमवी ऑल्टा 1 साल पहले अटलांटिक महासागर के हाई सी में लापता हो गया था। ये ग्रीस से हैती की यात्रा पर जब बरमूडा के तट से लगभग 1380 मील दूर इसके इंजन अचानक फेल हो गए थे। ठीक से रिपेयर न कर पाने के कारण क्रू मेंबर्स ने यह फैसला किया कि उनके पास जहाज छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने उनको बचाया और नाव के मालिक से संपर्क किया गया ताकि इसे किनारे तक ले जाया जा सके। जब जहाज गयाना पहुंचा तो उसे पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। उसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल पाया। सितंबर 2019 में एक आइस पेट्रोल शिप द्वारा मिड अटलांटिक में इसे लाचार और मजबूर हालत में तैरते हुए देखा गया था। ओशन करेंटस ने जहाज को अफ्रीकी और स्पेनिश तटों के ऊपर खींच लिया और अंत में इसे आयरलैंड की पथरीली चोटियों पर फंसा दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं थी, ये एक कंप्लीट एडवेंचर स्टोरी थी। द यूएसएस ओरिस्कानी। दोस्तों, ये हो सकता है कि इस जहाज को गहरे समुद्रों पर बहने के लिए लावारिस नहीं छोड़ा गया था, लेकिन इसके फाइनल गुड बाय की बड़ी कहानी आपको हिलाकर रख देगी। यूएसएस ओरिस्कानी एक एसेक्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे 1945 में लॉन्च किया गया था। उसे प्यार से द माइटी ओ कहा जाता था, जिसकी एक सॉलिड वजह भी थी। 911 फीट लंबा होने के कारण इसमें लगभग 82 एयरक्राफ्ट को ले जाया जा सकता था। कोरिया और वियतनाम की लड़ाई के दौरान इसने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। जून 1994 में लगभग 50 सालों की अपनी ईमानदार सर्विसेज के बाद उसे कबाड़ में बेच दिया गया था। इसे पूरी तरह से तोड़ दिए जाने के बाद यही सवाल बना रहता था कि इसके जंग लगे हिस्से का क्या किया जाए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से परमिशन मिलने के बाद नौसेना के सबसे स्मार्ट लोगों ने उसे मैक्सिको की खाड़ी में डुबाने का फैसला किया। हालांकि ये किसी भी तरह की टारगेट प्रैक्टिस के लिए नहीं किया गया था। आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए जानबूझकर इसे डुबाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनने जा रहा था। मई 2006 में उसे पेंसाकोला के तट से 24 मील की दूरी पर ले जाया गया और लगभग 500 पाउंड C4 विस्फोटक के साथ लोड किया गया। धमाका बहुत जोरदार था और 37 मिनट के बाद माइटी ओ उस शक्तिशाली समुद्र में डूब गया। जहाज अब लहरों से 214 फीट नीचे है और जहां ये कभी सी सेलर्स को ले जाता था, अब वहीं ये कोरल प्लांट्स और मछलियों के पानी के नीचे के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। ग्रेट बैरियर रीफ को भूल जाइए, ये है ग्रेट कैरियर रीफ। द घोस्ट यॉट। अपनी लाइफ टाइम जर्नी शुरू करने के लिए 2017 में एक 3 मेंबर की टीम कैटामरन में सवार होकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए निकली। डेस पैटन और 2 भाई पीटर और जॉन टुन स्टेट 2 महीने की अपनी एंडलेस सन एंड सी एडवेंचर ट्रिप के लिए एकदम तैयार थे। हालांकि सिर्फ 5 दिन बाद उनकी यॉट द कास्ट्रू को किनारे से 100 मील की दूरी पर बहते हुए पाया गया और इसमें कोई भी नहीं था। इंजन बंद था, आधा पिया हुआ कॉफी का कप टेबल पर रखा हुआ था और मेन केबिन में एक लैपटॉप अभी भी चल रहा था। और ज्यादा फिक्र की बात तो ये थी कि सभी लाइफ जैकेट अभी भी जहाज पर ही थे। ये लगभग ऐसा था जैसे वो लोग हवा में गायब हुए हों। जहाज अच्छी कंडीशन में था, हालांकि उसका एक सेल पूरी तरह से फट गया था।
डर था कि वो पानी में गिर गए हैं, इसलिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। अफसोस की बात तो यह है कि उन तीनों का कभी कोई पता नहीं चल पाया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सुराग की तलाश में जहाज का चप्पा चप्पा छान मारा। तलाशी लेने के दौरान उनके सामने एक भयानक वीडियो आया। जिस सुबह उनका सफर शुरू हुआ था उसके बाद ये वो आखिरी रिकॉर्डिंग थी जिसमें उनमें से कोई जिंदा दिख रहा था। वो सभी हंस रहे थे और मछली पकड़ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आगे का नीला आसमान कैसे खतरनाक हो गया था, जैसा कि ये दिल हिला देने वाला था। लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उन तीनों ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपने लापता होने की तैयारी की थी। हालांकि कोरोनर रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि ये मौतें भयानक दुर्घटनाओं के एक सिलसिले के कारण हुई। ऐसा लगता है कि यॉट प्रोपेलर पर फंसी हुई फिशिंग लाइन को छुड़ाने की कोशिश करते समय उनमें से एक भाई पानी में गिर गया था, दूसरा भाई उसे बचाने की कोशिश में गिर पड़ा। बैटन ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए जहाज को घुमाने की कोशिश की, लेकिन हवा के एक झोंके के कारण यॉट का पंखा घूम गया और उसे भी पानी में गिरा दिया। इसका मतलब ये होगा कि तीनों आदमी पानी में फंसे हुए थे, जबकि जहाज उनसे दूर जा रहा था और उनको किसी भी तरह से बचाए जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। द ताई चिंग 21। दोस्तों, समुद्र में निराशाजनक तरीके से खो जाना अपने आप में काफी भयानक है, लेकिन ताई चिंग 21 के क्रू मेंबर्स के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। 2008 में किरिबाती के किनारों पर तैरती हुई एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव के मलबे की खोज की गई थी। 50 टन की इस नाव को लावारिस छोड़ दिया गया था, जिसके बड़े हिस्से बुरी तरह से जल गए थे और झुलस चुके थे। जब जांचकर्ताओं ने महसूस किया कि जहाज में एक बड़ी आग लग गई होगी, तो वो बुरी तरह से घबरा गए। जैसे जैसे आग भड़कने लगी, जहाज के 29 क्रू मेंबर्स और कैप्टन को ये फैसला करना था कि वो लपटों में जिंदा जल जाएं या जहाज की लाइफ बोट्स में खुले समुद्र में निकल जाने का जोखिम उठाएं। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि जहाज का शेल अब जल नहीं रहा था, जिससे पता लगता है कि आग ने उन लोगों को कई दिन पहले ही जहाज छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जहाज से लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन 28 अक्टूबर को रिसीव हुआ था, लेकिन उसके जले हुए टुकड़े 9 नवंबर को पाए गए थे। अगर वो अभी भी जिंदा होते तो वो लगभग 2 हफ्तों तक समुद्र में रहे होते, जिसका मतलब है कि जो भी खाने का सामान या पानी वो बचाने में कामयाब रहे होंगे वो बहुत पहले खत्म हो गया होगा। थोड़ा समय भी बर्बाद न करते हुए तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका और न्यूजीलैंड की टीम ने ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि फिजी नौसेना ने समुद्र में तलाशी शुरू की और 21,000 वर्ग मील से ज्यादा उस खाली समुद्र को खंगाला। लेकिन 30 घंटे के बाद भी कैप्टन और उनकी टीम का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे टीम ने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और इसके साथ साथ क्रू मेंबर्स के जिंदा मिलने की उम्मीद भी फीकी पड़ गई। द ल्यूबोव ओरलोवा। भूतिया जहाजों के किस्सों में कई जहाजों को उनके चालक दल के गायब हो जाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन ल्यूबोव ओरलोवा को इसके विशाल आकार के लिए याद किया जाता है। 720 फीट लंबे और 1565 टन वजन वाले जबरदस्त और अद्भुत आर्कटिक क्रूज को भूलना बहुत ही मुश्किल था। 1970 के दशक में इसे समुद्र की सोवियत क्वीन कहा जाता था, लेकिन रखरखाव की बढ़ती लागत और खराब मैनेजमेंट ने धीरे धीरे इसे एक क्रूज शिप से एक घोस्ट शिप में बदल दिया। 2011 में कैनेडियन इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने इस पुराने जहाज की कई समस्याओं का खुलासा किया। जहाज के पाइप फट चुके थे, फंगस लग चुकी थी, इसमें चूहे भी थे और इसके स्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा था। मरम्मत और डॉक फीस की कॉस्ट को कवर करने के लिए होने वाले पैसे की कमी के कारण इस शिप की कीमत कैलकुलेट की गई। जहाज को इसके स्क्रैपेज के लिए नेपच्यून शिपिंग कंपनी को बेच दिया गया था। जहाज 1 और साल के लिए उस बंदरगाह में पड़ा रहा और सड़ता रहा। आखिरकार जनवरी 2013 में खराब स्थिति में इस जहाज को एक टग बोट से जोड़ दिया गया था। इसे डोमिनिकन रिपब्लिक के एक कबाड़ खाने में ले जाया जाना था, लेकिन ल्यूबोव की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। डॉक से निकलने के बाद एक दिन जहाज की टो रोप टूट गई, जिससे वो बह गया। क्रू मेंबर्स ने लाइंस को फिर से जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और तूफानी मौसम की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर इसकी जिम्मेदारी इसके ऑफिशियल मालिक नेपच्यून को सौंप दी गई, लेकिन इसके पास उसे बचाने का कोई प्लान नहीं था। इस डर से कि ये हाइबरनिया ऑयल प्लेटफॉर्म से टकरा जाएगा, कनाडा के अधिकारी जहाज की मदद के लिए रवाना हुए और जल्दी ही इसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन इस पुराने जहाज की टो लाइंस फिर से टूट गईं। समुद्र की खतरनाक हालत के कारण केबल्स को फिर से जोड़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए इसे खुले समुद्र में छोड़ने का फैसला किया गया। इसके बाद ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1500 टन के उस पुराने जहाज को तूफानी उत्तरी समुद्र में हफ्तों तक किसी ने नहीं देखा। कई लोगों ने माना कि ये तुरंत ही डूब गया था, लेकिन फरवरी के अंत में इसे आयरिश तट से 1500 मील दूर बहते हुए देखा गया था। कहा जा रहा था कि ये वहां से यूरोप की ओर जा रहा था, लेकिन इसे कभी दोबारा नहीं देखा गया। तो दोस्तों, इनमें से कौन से भूतिया जहाज की कहानी आपको झूठी लगती है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।